हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने इससे पहले इस चैप्टर को पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और अब हमारे जो इसके रह रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने रह रहे हैं। तो हम अभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लेना, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पर है वह है हमारा, आपको क्या लेना है, आपको एक 10 ml बीकर, मतलब 10 ml बीकर ले। ठीक है, 10 ml किसी पानी से भरा हुआ बीकर ले ले। ठीक है, उसके अंदर नमक डाल दे या तो शक्कर डाल दे। ठीक है, फिर उसको एक कांच की छड़ की सहायता से या किसी चम्मच से भी कर सकते हैं आप, उसको हिला ले। तो आप क्या देखेंगे, जो नमक होगा ना, जो नमक या चीनी आप उसमें घोलेंगे तो वो जैसे कि ये गिलास है। ठीक है, ये गिलास है, जो नमक या चीनी आप उसके अंदर घोलेंगे एक चम्मच की सहायता से, तो क्या होगा, जो नमक और चीनी होगी ना उस पानी में अच्छी तरीके से घुल जाएगी और पानी का जो लेवल होगा वो भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा अगर आप उसको एक आ, निश्चित लेवल तक डालते हैं, मतलब उसके सैचुरेशन तक नहीं डालते, तो उसका अमाउंट में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो इस जो एक्सपेरिमेंट से इससे हमें क्या पता लगता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि जो जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उसके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, जैसे कि पानी था, इसके अंदर पानी था और आपने इसमें चीनी डाली, तो चीनी कहाँ गई, वो यहाँ पे इसके जो गैप होगा, ठीक है, पदार्थ के बीच में जो गैप होगा उसके उसमें चली गई। ठीक है, उसके अंदर चली गई, जो कि पदार्थ मैंने आपको बताया था वो आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से कनेक्टेड होते, एक दूसरे से जुड़े होते। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, दूसरा हमारा क्या दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि आप जल में वो डालें नमक और पानी, वो चीनी, कुछ भी डाल सकते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट है जो ये दे रखा है, इसमें पोटेशियम पैरामैग्नेट। ठीक है, आपको पोटेशियम पैरामैग्नेट लेना है। ठीक है, उसके 2-4 क्रिस्टल लेने हैं और उसको क्या करना है, जैसे कि एक बीकर लेना है, एक बीकर लेना है, पहले उसमें डालना है। ठीक है, पहले 10 ml पानी में डालना है आपको उसको। ठीक है, फिर उसमें से एक चम्मच निकाल के फिर 100 ml पानी में डाल दो। फिर ऐसा करके आपको रिपीटेशन करते जानी है। ठीक है, एक से दूसरे में डालते जाना है, एक से दूसरे में डालते जाना है। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, जो कलर होगा ना, जो कलर पहले एक का कलर होगा गाढ़ा होगा, फिर उसका उससे थोड़ा हल्का, फिर हल्का, फिर सबसे हल्का। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो कण होते हैं, पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ होता है वो गतिमान होता है। ठीक है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पदार्थ में गतिज ऊर्जा होती है, तभी तो क्या होगा, आ, वो इसमें भी उपस्थित था, इसमें भी उपस्थित था, इसका मतलब वो अपना वो करता है, फैलाव करता है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ये आप स्याही से भी कर सकते हैं। ठीक है, पेन की इंक से भी कर सकते हैं, ये जो भी एक्सपेरिमेंट। तो जो एक ये एक्सपेरिमेंट है आपका ये वाला, ठीक है, आपको एक गिलास लेना है। ठीक है, एक गिलास लेना है, उस एक गर्म पानी का और एक ठंडा पानी का गिलास लेना है। एक में आपको डालना है कॉपर सल्फेट और एक में पोटेशियम पैरामैग्नेट। ठीक है, तो आपको आपको क्या करना है, या दोनों में डाल सकते हो, 2 गिलास ले लेना, एक में ठंडा और एक में गर्म। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो ठंडा वाला है ना उसमें गतिज ऊर्जा कणों की बहुत कम है। ठीक है लेकिन कम है। लेकिन जो गर्म वाला गिलास है उसमें गतिज ऊर्जा जो है वह ज़्यादा है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर जो पदार्थ की गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। ठीक है, आप ये वाला क्रियाकलाप भी कर सकते हैं, एक लोहे की कील ले, चौक के टुकड़े लेके उसको हथौड़े से मारे, रबड़ बैंड को फैला दे। ठीक है, तो ये सब किसके उदाहरण होंगे, जैसे कि ठोस पदार्थ में बाह्य बल मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करने से क्या होगा, वह फोर्स लगाने में टूट जाएगा। इसका कारण क्या होता है, इससे क्या पता चलता है कि उसमें जो होती है गतिज ऊर्जा और वो देखते हैं पदार्थ का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि रबड़ बैंड को आप अगर स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, रबड़ बैंड को आप अगर स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, रबड़ बैंड को स्ट्रेच करने पे पहले वो फैल जाता है फिर वापस आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके जो आकर्षण बल है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अब जैसे कि ये एक क्रियाकलाप दिया है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या आप उसको काट पाएंगे? ठीक है, आप नहीं काट पाएंगे, क्योंकि क्या होता है, जब आप उसको काटोगे तो उनके दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। अगर आप उसको किसी फोर्स के कारण कारण डिवाइड भी कर दोगे, लेकिन अगर फोर्स हटने के बाद क्या होगा, वो दोबारा आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, इसका कारण ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है हमें, आपको क्या करना है, आपको एक सीरीज लेनी है। ठीक है, ये वाला क्रियाकलाप है, आपको एक सीरीज लेनी है। ठीक है, मतलब जो सुई नहीं होती वो लेनी है, और उसके जो सिरा होता है, सुई का जो सिरा होता है ना, उसको तोड़ के उस पर रबड़ लगा देना है। ठीक है, ऐसा करके इंजेक्शन होता है, ऐसा इंजेक्शन होता है, ऐसे ही। ठीक है, तो उसका ये पार्ट तोड़ के उस पर एक रबड़ लगा देना है। फिर जो पिस्टन नहीं होती, जो ऊपर ऐसे करके, जिससे हम उसको प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं दवाई को अंदर, उसको दबाना है उसके अंदर पानी भर के। तो आप क्या देखोगे कि वो पानी क्या कंप्रेस होता है या नहीं होता। तो इससे क्या पता चलता है कि उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है, जल के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, अगर वो पानी कम होता है, ठीक है, यहाँ हवा होती है, हवा भी कर सकते हो, अगर वो कम होता है तो उससे क्या पता चलता है कि इनका कंप्रेस हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, संपीड़न। इनका संपीड़न हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा गैसों में होता है। ठीक है, इस क्रियाकलाप से आप ये पता लगा सकते हैं। और ये आपको याद रखना है, एलपीजी और सीएनजी की फुल फॉर्म मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस में। अब एक आपको ये क्या करना है, ठीक है, एक ये क्रियाकलाप है। एक क्रियाकलाप क्या करना है, आपको बर्फ़ लेना है। ठीक है, बर्फ़ से भरा हुआ बीकर लेना है, उसके अंदर बर्फ़ डालनी है। ठीक है, और क्या करना है, उसको नीचे बर्नल की सहायता से गर्म करना है, और टेम्परेचर नापते रहना है। अब आपको क्या करना है, जब आप इसको और फ्लेम करोगे, एक बार नॉर्मल में चल रहा था, ठीक है, एक बार नॉर्मल में गैस चल रही थी, अब आपने फुल कर दी, तो क्या, तब आप क्या देखोगे, जब नॉर्मल में चल रहा था तब भी जो टेम्परेचर था वो इक्वल था। अब हाई में चल रहा है तो तब भी टेम्परेचर इक्वल है। वो कब तक रहेगा, जब तक ये बर्फ़ पूरी तरीके से बदल नहीं जाती, जब तक ये पूरी बर्फ़ पानी में अच्छी तरीके से बदल नहीं जाती। तो इसका कारण क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ जब तक दूसरी अवस्था में नहीं पहुंचता, ठीक है, तो उसका जो तापमान होता है सामान्य रहता है, मतलब एक जैसे रहता है। मतलब ये जब तक अपने गलनांक बिंदु में नहीं पहुंचेगा, गलनांक बिंदु में नहीं पहुंचेगा, तो जल का तापमान सामान्य रहेगा, चाहे आप उसको बर्नर में कितनी भी वो दे दो, हीट दे दो। ठीक है, और एक और बात यहाँ पे, जो जल में गतिज ऊर्जा होगी ना, जो जल की गतिज ऊर्जा होगी, वो वायु की गतिज ऊर्जा से कम होगी। जल की गतिज ऊर्जा, यहाँ पे जो वायु के कण होंगे ऊपर छोटे छोटे, उसकी गतिज ऊर्जा से कम होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, आपको समझ आ रहा होगा। अब आपका एक ये उदाहरण है, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, एक बर्नर लेना है, ठीक है, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके ऊपर एक कोई रुई का टुकड़ा लगा देना आप। ठीक है, फिर उसको क्लोराइड डाल रखा है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है, अमोनियम क्लोराइड है। तो उसको आपको गर्म करना है। ठीक है, गर्म करना है, तो गर्म करने पे आप क्या देखेंगे, ये द्रव में ना बदल के सीधा ठोस में बदल गया। मुख्यतः आमतौर पे क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं पहले ठोस से द्रव में बदलते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव में, फिर द्रव से गैस में। ठीक है, द्रव से गैस में बदलते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ये सीधा ठोस से गैस में बदल जाएगा, गैस में। इसको क्या कहेंगे हम, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको पिछली वीडियोस में, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वापातन। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है जब हम किसी भी चीज़ को टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने में पदार्थ की अवस्था में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वापातन है। ठीक है,
अब ये आप तो ये क्रियाकलाप तो आप घर पे भी आपने देखा होगा, जैसे कि आपने सिलेंडर देखा होगा घर पे, तो सिलेंडर में इतनी सारी जो गैस होती होगी वो कम से कम 14 या 16-17 किलो गैस आती है उसमें, वो कंप्रेस होके एक सिलेंडर में आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका संपीड़न होता है, गैस का संपीड़न होता है, मतलब गैस कंप्रेस होकर एक छोटे से आयतन वाली चीज़ में आ सकती है। प्लाज्मा प्लाज्मा थ्योरी क्या होती है? प्लाज्मा थ्योरी होती है पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, पदार्थ की वह अवस्था जब उसको, ठीक है, जब उसको क्या करा जाता है, पदार्थ की वह अवस्था जब उसमें अत्यधिक ऊर्जा हो। पदार्थ की अवस्थाएं बहुत अत्यधिक ऊर्जा मतलब बहुत ज़्यादा हीट भी होती है, ऊर्जा भी होती है, ठीक है। आयनीकृत होते हैं मतलब प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब चार्ज जो उसके होते हैं कण, वो चार्ज होते हैं, ठीक है। तो उसको हम बल्ब की सहायता था, नियॉन बल्ब, ठीक है, बल्ब की सहायता में जब हम उसमें विद्युत का प्रवेश कराते हैं तो आपस में प्रक्रिया कर कर वह हमें लाइट देते हैं। ये ज़्यादातर ट्यूबलाइट्स में होते हैं और हमारे बल्ब्स में होते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा गैस वही होती है कणों की अत्यधिक ऊर्जा वाले, ठीक है, वो कण जिनमें अत्यधिक ऊर्जा हो, बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा वह चार्ज्ड हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ये डिटेल में पढ़ सकते हो आप अगर आपको पढ़ना हो तो। बोस आयन कंडेंसेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें तो हीट थी, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान था, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत निम्न तापमान होता है और इसका घनत्व भी बहुत कम होता है, बहुत कम घनत्व और बहुत कम तापमान होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे आपके सारे क्रियाकलाप खत्म होते हैं। अब तो आपको यहाँ पे एक और बात जाननी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको कन्वर्जन जानना पड़ेगा, कैसे सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में बदलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो 32 डिग्री होता है ना, 32 डिग्री, 32 डिग्री वो सॉरी 32 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। 32 फ़ारेनहाइट 0 डिग्री के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं, अगर हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो एक फार्मूला होता है, ठीक है, 9/5 प्लस 32, ठीक है, प्लस 32। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो सेल्सियस वाली फॉर्म हो ना, जैसे कि समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसको यहाँ गुणा कर देना है, बस इतना करना है, तो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना देख लिया, अब हम करते हैं फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे, ठीक है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं अब हम। तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे कि फ़ारेनहाइट -32 उसमें प्लस था, बस उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे 9/5 था, यहाँ पे 5/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख देनी है, जितने भी वैल्यू दिए आपको, ठीक है, मान लो आपको 32 दिए वैल्यू, ठीक है, तो उसको करके आप कैलकुलेट करके फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।